बात करें मोहलिक वायरस की, तो इस वबा की आमद के बाद हमारी समाजी, मुआशी और माशरती मसाइल कई गुना बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जहनी दबाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मसाइल में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। और जब ये मसाइल एक हद से बढ़ जाते हैं तो लोग जिंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुदकुशियों में इजाफा देखने को मिला है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी करता है, अपनी जान अपने हाथों से गंवा देता है। मजमूई तौर पर सालाना 8 लाख अफराद अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं। WHO के मुताबिक साल 2016 के दौरान खुदकुशी के 79% वाकयात गरीब ममालिक से ताल्लुक रखने वाले खानदानों में पेश आए थे। ताहम इसी साल पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह 1 लाख की आबादी में 1.4% रही है। ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2015 में खुदकुशी के 1900 वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 2016 और 2017 में ये तादाद बढ़कर 2300 और 3500 तक जा पहुंची है। HRCP के मुताबिक खुदकुशी के 90% वाकयात कोई ना कोई जहनी बीमारी में मुब्तला होने की वजह से होते हैं, नहीं तो कोई ना कोई टेंशन हो, डिप्रेशन हो, किसी भी वजह से हो जाते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 2019 में लगभग 1.53 मिलियन अफराद की मौत की वजह खुदकुशी बनी है। जनाब, गुज़श्ता रोज एक वाकया, अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में ही। डिफरेंस सी का इलाका है। एक चौकीदार ने मौत को गले लगा लिया। मोहम्मद अब्बास नामी नौजवान ने खुद को ब्लेड मारकर खुदकुशी कर ली है, जिसकी वजह भी जहनी दबाव ही करार दी जा रही है। आखिर घुटन की वो कौन सी इंतहा होती है जब इंसान खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लेता है, या खुदकुशी के बढ़ते रुझान के पीछे क्या वजूहात हैं और इन नापसंदीदा अमल से कैसे बचा जा सकता है। जनाब, इसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर बिस्मा एजाज है हमारे साथ मौजूद, माहिर नफ्सियात है। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। डॉक्टर, मुझे बताइए कि जिस तरह ये अमवात बढ़ रही हैं, खुदकुशियां बढ़ रही हैं, इजाफा हो रहा है, क्या वजह है इनकी? डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है ज्यादा? थैंक यू मुनीबा फॉर इनवाइटिंग मी ओवर दिस शो। मैं अभी आपकी बातें सुन रही थी और ये काफी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स थी जो आपने अभी शेयर की, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में लास्ट ईयर कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत हालात जो थे वो कशीदा हो चुके हुए थे हर लिहाज से। आपने मुझसे पूछा कि डिप्रेशन की क्या वजूहात हो सकती है। पहली बात तो ये कि डिप्रेशन जो है ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसकी बेसिस जो है वो साइकोलॉजिकल है, लेकिन आमतौर पे ये अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में लोगों को। वो ये समझते हैं कि जो इंसान दुखी रहने का इजहार कर रहा है या वो ये बातें शेयर कर रहा है कि जी मेरा जीने को दिल नहीं चाहता है, वो ड्रामा कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में वो जो इंडिविजुअल है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, उसके वाकई हालात इस किस्म के होते हैं कि वो उसके इम्पैक्ट में इस हद तक आ चुका होता है कि उसका वाकई जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। So basically depression is a psychological disorder and it exists इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। ठीक है। अब आप बात करें अगर पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जनरेशन में, किसी भी सेक्ट में, किसी भी जेंडर में डिप्रेशन का बायस बन सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है हमारे मुल्क में वो इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो है वो काफी उसको सेटबैक लगा है लास्ट ईयर स्पेशली। अभी भी तो कोरोना की वजह से कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हुए, डिप्रेशन में चले गए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो हमारा जो एडोलेसेंस एज ग्रुप है या अर्ली एडल्ट एज ग्रुप है, उसमें फैक्टर्स जो है वो लाए करते हैं डिप्रेशन के एग्जिस्ट करने। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज ये वो एज है जिसमें लोगों के अंदर आगे जाने की एक चाह होती है कि हम कुछ बन के बनाए। आइडेंटिटी डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस कर रहे होते हैं। जब उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते, जब उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही होती, जब उनको वो सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही होती, तो अल्टीमेटली दे गो इनटू डिप्रेशन। सो दिस इज द मेन फैक्टर इन दिस स्पेसिफिक एज ग्रुप व्हिच कॉजेज डिप्रेशन, जिसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो हमें सामने नजर आता है। अब इससे निकलने के भी बहुत आसान तरीके भी हैं, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना या उनके बारे में अवेयरनेस होना, इट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, यानी 15 से लेके
18 साल के ठीक है, बच्चे हाँ। और उसके बाद अर्ली एडल्ट एज ग्रुप जो है, यानी 18 साल से लेके 29-30 साल के लोग, इनकी मेजर लाइफ में क्या एक्टिविटीज होती हैं? एजुकेशन, राइट? तो एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो इस फैक्टर को कम भी कर सकता है। हमारे आप देखते हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। जब कंपटीशन हाई होता है तो उनको अपने आसपास वो सपोर्ट नहीं मिलती जो उसको हेल्दी तरीके से उनमें इनकॉर्पोरेट कर सके, उनमें ये फैसिलिटीज उनको दे सके, उनको ये सहूलियात दे सके जिससे वो अपने इस कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन बना सके। काउंसलिंग सेंटर्स बनने चाहिए, डेफिनेटली बनने चाहिए। इनफैक्ट मैंने अब ये देखा है कि पहले साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं एंड दे डू अंडरस्टैंड कि जो लोग हैं उनको अगर कोई मसला है तो उसको बढ़ने से पहले ही किसी साइकोलॉजिस्ट का या किसी साइकाइट्रिस्ट की हेल्प जो है वो ले ली जाए। लेकिन बिस्मा आजकल ये भी तो बहुत है ना कि अगर आप डिप्रेशन की वजह से किसी से रुजू करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको लोग समझने लग जाते हैं आप पागल हैं, या इस वजह से भी लोग नहीं जाते कि वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी होती है, लेकिन वो नहीं जाते कि शायद हमें सोसाइटी कहेगी तुम पागल हो गए हो जो तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो। मुनीबा, ये जो बात आप कह रही हैं ना, ये तकरीबन आज से 5-7 साल पहले ये एक मेंटल स्टेटस था लोगों का। अच्छा। कि जब भी उनको ये देखते थे कि किसी को कोई मसला है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है तो वो उसको एक टैबू पर्सन बना देते कि ये तो दिमागी तौर पे मरीज है, ये पागल है। लेकिन अब फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लोग समझते हैं कि इससे पहले कि उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उनकी डेली फंक्शनिंग को बहुत बुरी तरह से असर करे, दे डू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दिस। सो लोग अब आते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस के हवाले से भी आपको बताऊं तो मेरे पास बहुत से लोग एज क्लाइंट आते हैं जो काउंसलिंग सीख करते हैं। क्या उम्रें क्या है उनकी? मतलब एवरी एज ग्रुप, लाइक मेरे पास जो क्लाइंट है वो एक 17 साल का बच्चा भी है। अच्छा। जो अभी रिसेंटली मैट्रिक पास करके आता है। मेरे पास हाउसवाइफ्स भी हैं। अच्छा। जो 30 to 35, 40 की एज ब्रैकेट में आती हैं। मेरे पास ओल्डर एडल्ट्स भी हैं जो 50 प्लस भी हैं। लेकिन इन सब के फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली जो अर्ली एज ग्रुप है वो एजुकेशन की वजह से अपसेट हैं। जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं वो अपने घरेलू हालात की वजह से या अपने प्रोफेशन की वजह से या अपने बिजनेस में लॉस की वजह से अपसेट है। जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उनको कंपनी नहीं मिलती बिकॉज दे हैव सो मेनी पीपल बट दे आर नॉट अराउंड देम। एग्जैक्टली, बिजी तो होते हैं, उनको लोनलीनेस जो है Exactly. उसकी वजह से ये डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो उनके क्या तासुरात क्या होते हैं? क्या मतलब आके बताते हैं कि हम क्या सबसे कर रहे हैं? पहली चीज जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है स्पेसिफिकली डिप्रेशन का, वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन चूंकि आज हम डिप्रेशन पे बात करें इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी। जब मेरे पास एक बूढ़ा आदमी या औरत आती है तो सबसे पहले उसके चेहरे पे जो डलनेस है या एक चेहरे पे जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रोशन आंखें नहीं होती हैं, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होती, वो बहुत बड़ी कहानी बता रही होती है उनकी लाइफ की। और जैसे ही उनसे पूछा जाए कि आप बताइए आप किस मसले के साथ आए हैं या आपको क्या प्रॉब्लम महसूस होती है, तो उनकी जुबान पे पहला ही जो वर्ड होता है या सेंटेंस होता है वो ये होता है कि मेरे इतने बच्चे हैं लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। Exactly. मुझे सुनने के लिए कोई नहीं बैठता मेरे पास, मेरे साथ कोई बैठ के खाना नहीं खाता, मुझसे कोई बैठ के बातें नहीं करता। उस वक्त बहुत तकलीफ होती है कि जिन लोगों के मतलब इतने सारे ख्वाब होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिलीज के लिए सर्व कर दी होती है। Exactly. तो जिस वक्त उनको जरूरत है उस वक्त उनके पास कोई अवेलेबल नहीं होता। तो बिस्मा आप क्या कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर आप क्लाइंट्स को या आपके जो पेशेंट्स हैं उनको आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाते हैं? मतलब वो हाँ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और मैं आपको जरूर इसके बारे में आंसर करना पसंद करूंगी। वो ये कि जब आप हमारे पास जैसे कोई क्लाइंट आता है, हम उसकी एक असेसमेंट करते हैं। ठीक है, उसकी एक मेंटल असेसमेंट होती है। हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व करते हैं, हम उसकी टोन और टेक्सचर जो है वो भी देखते हैं, बात करने का तरीका, उसकी ओवरऑल हाइजीन। तो ये सारे फैक्टर जो देखते हैं, जब आप ये देखते हो ना कि उनकी ये सारी कंडीशंस जब बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं, लाइक सम टाइम इट हैपेंस कि जो आपका पेशेंट है वो बात भी नहीं करता,
उस उनको वक्त बता आपको भी नहीं पाता ये कि वो आपको उसके अंदर क्या अंदाजा चल रहा है। करने की जरूरत हाँ। होती है कि इस वक्त वो क्या उसकी फंक्शनिंग इस हद तक अफेक्ट हम्म, हो चुकी है कि पहले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, अच्छा। उसके बाद जब वो थोड़ी सी उसकी जो मेंटल हाँ। स्टेट है वो सेटल होती है, हाँ, हाँ। क्योंकि इसके पीछे एक मेडिकल बैकग्राउंड भी है ना, देयर आर सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द बॉडी जिसकी अपसेट होने की वजह से भी डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो ये तो जो दवाइयाँ होती है ना, ये बेसिकली आपका ये सारा जो अपसेट हुआ हुआ हाँ, सिस्टम हाँ। है उसको मैनेज करते तो हैं। ये जो डिप्रेशन है, ये क्या हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल डिपेंड करता है इन पर? बिल्कुल करता है। इवन मैं खुद भी डिप्रेस होती हूँ। ऐसा हाँ। नहीं है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल कुछ लोगों में होती है कुछ में नहीं होती, हर एक को डिप्रेशन होता है। हाँ। हर एक के साथ ऑब्वियसली लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हाँ। कभी खुशी है कभी गम है, हम्म। तो जब गम होता है तो इट्स नेचुरल टू बी डिप्रेस्ड। हम्म। तो ये कोई एक बहुत प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि हाँ। अगर मैं कह दूं कि जी मुझे डिप्रेशन हुआ हुआ है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे मुझे छुपाना चाहिए। हाँ। ये वो बात है जिसको मुझे बताना चाहिए, ताकि मेरे साथ मुझे कोई कंसोल करने वाला हो, मेरी कोई फ्रेंड हो, मेरी हाँ। मदर हो, मेरे फादर हो, ठीक तो है। ये चीज मेरी इस प्रॉब्लम को रूट कॉज को क्योर करने में हेल्प करेगी। ठीक है बिस्मा, ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस डिप्रेशन में, एंजाइटी में अगर दवाइयों पे लग जाते हैं, वो फिर उसमें से नहीं निकल सकते, ऐसा है? पार्टली इट्स ट्रू, बिकॉज कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं या कुछ ऐसी एंटी एंजाइटी होती हैं जो बेसिकली जो थोड़ा सा आपका इम्यून सिस्टम जो है ना फाइट करने का उसको स्लो कर देती ठीक है। है। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑब्वियसली कुछ मेडिसिन जो है वो कॉज करती हैं। सो डॉक्टर्स जो है वो बेसिकली यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप कुछ वीक्स के लिए या कुछ ठीक है। डेज के लिए ये हाँ, पहले आप करें। हाँ। जब आपको लगता है कि आप इसकी वजह से फंक्शनिंग बेहतर हो रही है एंड काउंसलिंग सीख कर रहे हैं साथ साथ, तो फिर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती, लॉन्ग टर्म इनटेक की जरूरत नहीं होती है ठीक है। मेडिसिन की। तो किन लोगों में आपने देखा है ज्यादा, खवातीन हो, मर्द हो, किन में ज्यादा रेशो आपने देखा है डिप्रेशन का? या सब आजकल में? तो आजकल है तो सब में, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा है। जो हाँ। अर्ली मतलब बेसिस हाँ। बना रहे हैं ना, जो कॉलेज में जा रहे हैं हाँ। बच्चे, उनमें बहुत ज्यादा है। बिकॉज आप देखते हो कि 2020 में जो रिजल्ट्स थे वो काफी प्रॉब्लम से पहले अनाउंस Exactly, हुए, बिल्कुल। उसके बाद बच्चों को हम्म। नए एडमिशन सीख करने में काफी प्रॉब्लम्स हुई, तो एजुकेशन की वजह से बच्चों में काफी डिप्रेशन आया। तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर की अगर स्टैटिस्टिक्स मैं अपनी आपसे शेयर करूं एक्सपीरियंसेस, तो मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रेशो डिप्रेशन में की ज्यादा थी। ज्यादा है। जी। ठीक है, तो आप कब रेफर करती हैं कि पहले काउंसलिंग हो या पहले मेडिसिन आप दें? इट डिपेंड्स ऑन द Patient. फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। कि वो उसकी जो फंक्शनिंग है जिसमें सोशल फंक्शनिंग भी आती है, उसकी पर्सनल जो फैमिली है उसके साथ लिंक अप करने की फंक्शनिंग भी आती है, उसके हॉबीज किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, उसके इंटरेस्ट किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, इसके भी स्टैटिस्टिक्स देखे जाते हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। तो कैसे बचा जा सकता है डिप्रेशन से? मतलब क्या क्या कहेंगी आप? देखिए, कि ये डिप्रेशन टिप्स हैं, ये कर लो, इस तरह हम डिप्रेशन हाँ। से थोड़ा दूर रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली सबसे प्राइम फोकस जो होता है ना, वो उनकी एक्टिविटीज प्लान की जाती है। अच्छा। बिकॉज जो डिप्रेशन में जाता है ना, वो सब कुछ कट ऑफ कर देता है। उसने घर से बाहर निकलना छोड़ देना है, हाँ। उसने लोगों से मिलना छोड़ देना है, बिल्कुल उसने ऐसे ही। खाना पीना छोड़ देना, उसको रात को नींद नहीं आती हाँ। है, वो अपनी हाइजीन को देखना छोड़ देता है। तो जो चीजें उसने छोड़ी होती हैं उसको हम रिवाइव करना शुरू करते हैं। अच्छा। और उनकी लाइफ में कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स ऐसे डाले जाते हैं, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐसे डाली जाती हैं जिससे वो अपने आप को बिजी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, गार्डनिंग का जिसको शौक, वो रिपोर्ट करता है कि जी मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, उसको आप गार्डनिंग की तरफ दोबारा लेके आते हो। जिसको कहते हैं कि जी मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, अब उसको वॉक के लिए कहते हैं कि आप 20 मिनट्स वॉक करें जाके, अच्छा। पार्क में जाइए। आप जब नेचुरल ब्यूटी देखेंगे तो आपको इसकी वजह से अच्छा फील होगा। सो बेसिकली आप जब क्लाइंट को पूछ रहे होते हैं ना उसके बारे में सारा कुछ, तो वो सारी डिटेल्स बाद में उसकी एक्टिविटी स्केड्यूल को बनाने में आपको हेल्प करती है। ठीक है जनाब, आज इस मोमेंट में तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत सी टिप्स मिली डॉक्टर बिस्मा से। डॉक्टर बिस्मा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बड़ी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है कि किस तरह डिप्रेशन से बचा जा सकता है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। कोरोना की वजह से लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, हैं भी, और आगे का भी नहीं हम बता सकते कि कैसा माहौल रहेगा। तो जो डॉक्टर ने आपको टिप्स बताई हैं उस पर जरूर अमल करें।